मैं 3 दिन तक बिना खाना पानी के रहा था और आखिरकार स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए अपने होम टाउन जाने वाली ग्रीन ट्रेन में एक लोअर बर्थ टिकट जुगाड़ ली थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपना सामान रखा और थोड़ा लेट कर आराम करने वाला था, सामने बैठी एक बुढ़िया अचानक मुड़कर मुझे घूरने लगी और बिल्कुल हक जताते हुए बोली, बेटा तुम ऊपर बर्थ पे सो जाओ, ये जगह हमारी है। मुझसे कह रही हैं आप? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर अपने सामान की तरफ। मेरा लगेज आधी बर्थ घेर रहा था। कपड़ों के अलावा बाकी सब मेरे माँ बाप के लिए घर ले जाने वाले लोकल स्पेशलिटीज थे। 7-8 अलग अलग साइज के बैग्स। क्या मैं ऐसा लग रहा था जो बार बार ऊपर नीचे चढ़ उतर सके? बच्चे की दादी ने देखा कि मैं हिला भी नहीं तो नाराज होकर बोली, तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ 5 साल का बच्चा है? मैंने ठंडी आवाज में कहा, अच्छा तो उसके माँ बाप नहीं मिले क्या? यहाँ आकर रैंडम लोगों को माँ बाप बना रही हो? दादी का चेहरा तुरंत बदल गया और वो झुंझला कर बोली, बकवास मत करो। बकवास कौन कर रहा है? आप मुझे कह रही हैं कि जल्दी से सीट छोड़ दो ताकि आप और बच्चा यहाँ सो सके। क्या आपको बुजुर्गों का सम्मान और बच्चों से प्यार वाली बात समझ नहीं आती? मैं आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। अभी अभी ट्रेन में चढ़ा था और पहले ही ऐसे लोग मिल गए, जबरदस्ती बर्थ बदलवाना चाहते हैं, और वो भी मेरे साथ। क्या आपको मेरा इतना सारा सामान दिख नहीं रहा? और क्या आपको ये नहीं पता कि बर्थ एक्सचेंज पूरी तरह से वॉलंटरी होता है? मैं बर्थ चेंज नहीं करना चाहता, चाहे टीटीई आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सिर्फ इसलिए कि आप उम्र में बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहे कर सकती हैं। दादी गुस्से से लाल हो गई। उसने गर्दन बाहर निकाली और जोर से चिल्लाई, टीटीई टीटीई कहाँ है? कोई बूढ़े इंसान को तंग कर रहा है। अरे मेरा दिल दुख रहा है। उसकी चीख से पूरे कोच का ध्यान हमारी तरफ आ गया। थोड़ी देर में कंडक्टर भीड़ चीरता हुआ आ गया। क्या हुआ? क्या बात है? यूनिफॉर्म देखते ही दादी ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और रोना धोना शुरू कर दिया। ये जवान लड़का बर्थ बदलने से मना कर रहा है। बेचारी मैं लगभग 60 साल की हूँ, इतना जवान होते हुए भी मुझे ऊपर नीचे चढ़ने को कह रहा है। इसके दिल में जरा भी दया नहीं है। उसका पोता भी पूरी एक्टिंग के साथ जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मेरे पास बैठे एक पैसेंजर ने भावुक होकर कहा, अरे भाई सिर्फ बर्थ ही तो बदलनी है, दे दो ना सीट, क्या चला जाएगा तुम्हारा? सफर में बुजुर्गों को इतनी तकलीफ मत दो। मैं हंस पड़ा। वाह, अब मुझे लेक्चर दिया जा रहा है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या मुझे सीट ना देने का हक नहीं है? कौन सा कानून कहता है कि सिर्फ किसी की उम्र ज्यादा है तो मुझे अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी? थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचिए। अगर आपके माँ बाप के साथ सफर में कोई ऐसा बर्ताव करे तो आपको अच्छा लगेगा? फिर मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मेरे माँ बाप तमीजदार हैं, वो दूसरों की सीट कभी जबरदस्ती नहीं लेंगे, इस बात की चिंता मत कीजिए। ये सुनते ही दादी और भड़क गई। किसको बदतमीज बोल रहा है? किसको बदतमीज बोल रहा है? वो इतनी गुस्से में थी कि मुझे मारने के लिए हाथ उठा दिया। अच्छा हुआ कंडक्टर ने बीच में रोक लिया। माँ जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं देखता हूं कोई खाली बर्थ मिलती है या नहीं, ठीक है? ये सुनकर दादी थोड़ी शांत हुई और बोली, ठीक है, मुझे लोअर बर्थ चाहिए और हो सके तो सॉफ्ट स्लीपर में। मुझे तो हंसी आ गई। हाँ, सॉफ्ट स्लीपर भी चाहिए? मैं तो एक्स्ट्रा पैसे देकर हार्ड स्लीपर में लोअर बर्थ लिया हूं। सॉफ्ट स्लीपर तो कब का सोल्ड आउट हो चुका होगा। सपने देख रही हैं क्या? हार्ड स्लीपर का पैसा देकर सॉफ्ट स्लीपर में सोना चाहती है? जैसे मैंने सोचा था, कंडक्टर ने रजिस्टर पलट कर देखा और परेशान नजर आया। ना कोई ठीक हार्ड स्लीपर खाली था, ना सॉफ्ट स्लीपर। आखिर उसने कहा, माँ जी कल दोपहर तक कुछ स्टेशंस और आने दीजिए, शायद तब एडजस्टमेंट हो सके। ये सुनते ही दादी फट पड़ी। कल दोपहर? मैं तो कल शाम को उतरने वाली हूँ। तुम चाहते हो मैं और बच्चा इतनी देर इंतजार करें? दोबारा देखो, या फिर तुम पैसे बचाने के लिए ढंग से देख ही नहीं रहे? कंडक्टर भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दादी का रवैया इतनी जल्दी 180 डिग्री बदल जाएगा। आसपास के सब तमाशबीन चुप हो गए। जो पूरा मामला नहीं जानता था, उसे लगता कि शायद कंडक्टर ने दादी के पैसे खा लिए हों। बुढ़िया के अंदाज को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो समझदार या बात समझने वाली इंसान है। अटेंडेंट बस जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, चलिए ऐसा करते हैं, मैं नजर रखती हूँ, अगर कोई खाली बर्थ मिलती है तो आप वहां शिफ्ट हो जाइए, लेकिन अगर उस बर्थ का असली पैसेंजर आ गया तो आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। लेकिन दादी ने तुरंत मना कर दिया और सीधा मेरी तरफ उंगली करते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? मैं एक बूढ़ी औरत हूं और मेरे साथ 5 साल का बच्चा है, हम इतनी बार इधर उधर कैसे घूमेंगे? कहीं टकरा गए तो? आप इस आदमी को ही क्यों नहीं बोल देते कि अपनी सीट हमें दे दे? मैं हंस पड़ा। अब तो एक्टिंग करना भी छोड़ दिया है। मैं नहीं हिलने वाला, मेरा भी इतना सारा सामान है। क्या आपको लगता है मेरे लिए बार बार उठकर शिफ्ट होना बहुत आसान है? अटेंडेंट लगातार बहस देखकर परेशान हो गई थी। अच्छा हुआ कि तभी हेड अटेंडेंट वहां आ गई। उसने पूरी बात समझी और फिर दादी से पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके परिवार के पास यहाँ 3 बर्थ हैं, सही? दादी ने सिर हिला दिया। हाँ, तो फिर आप और बच्चा लोअर बर्थ पर क्यों नहीं सो जाते और आपका बेटा और बहू मिडिल या अपर बर्थ पर सो जाए? ये सुनते ही सबको अचानक बात समझ आ गई। अरे हाँ, इनके पास तो पहले से एक लोअर बर्थ है। दादी और बच्चे के लिए तो वो काफी है, फिर किसी और का लोअर बर्थ छीनने की क्या जरूरत है? मुझे पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। ये बुढ़िया इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी जैसे इस लड़के ने इसका पैसा खा लिया हो। मुझे लगा था कि सिर्फ ये और बच्चा ही सफर कर रहे हैं, पता ही नहीं था कि पूरा परिवार साथ है। बिल्कुल, तुम लोग खुद क्यों कुछ नहीं बोल रहे? तुम्हारे पास अपनी लोअर बर्थ है ना, अपनी सीट पर सो जाओ, दूसरों की सीट क्यों चाहिए? सब तरफ से आलोचना सुनकर चारों लोग मजबूरी में अपनी अपनी बर्थ पर लौट गए।
अटेंडेंट ने भी सबको शांत रहने और ऑर्डर मेंटेन करने को कहा। मैंने राहत की सांस ली और बेड पर बैठकर फोन चलाने लगा, लेकिन मेरी नजर बार बार सामने वाले परिवार पर जा रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि यह सफर आसान नहीं होने वाला। अभी दादी ने खुद कहा था कि वो लोग कल दोपहर के बाद लगभग आखिरी स्टेशन पर उतरेंगे। मेरे सामने अभी पूरे 30 घंटे का सफर पड़ा था और मुझे इन्हीं लोगों के साथ रहना था। कौन जाने और क्या क्या होने वाला था। और सच में सिर्फ 1 घंटे बाद ही ड्रामा फिर शुरू हो गया। मेरे सामने वाला छोटा लड़का मुंह फुलाकर चिल्लाने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। उसकी दादी ने जल्दी से उसे संभाला और अपने बैग से एक ठंडा सा स्टीम्ड बन निकाला। ट्रेन का खाना महंगा होता है। अच्छा बच्चा बनो, दादी तुम्हारे लिए बन लाई है, ये खाओ। लेकिन लड़के ने नाराज चेहरा बनाया, सिर झुकाया, एक छोटा सा निवाला लिया और फिर बन को सीधा जमीन पर फेंक दिया। मुझे ये नहीं खाना, ये टेस्टी नहीं है, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। दादी बिल्कुल लाचार नजर आई। बेटा, दादी की बात सुनो, ट्रेन में सब चीजें बहुत महंगी होती हैं। स्टेशन पर पहुंचकर दादी तुम्हें कुछ अच्छा खिला देगी। लेकिन तभी लड़के की नजर मेरे पास रखे गिफ्ट बैग्स पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, मुझे वो खाना है, मुझे वो मीठा केक दो। वो मेरे ऑस्मैंथस केक की तरफ इशारा कर रहा था, जो मैं अपने घर वालों के लिए लोकल स्पेशलिटी के रूप में ले जा रहा था। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बुढ़िया तुरंत बोल पड़ी, बेटा, मेरा पोता तुम्हारा केक खाना चाहता है, क्या तुम हमें 2 पीस दे सकते हो? उसने खरीदने की बात तक नहीं की, सीधा मांग लिया। मैं पहले से ही चिढ़ चुका था। मैंने मना कर दिया और कहा कि ये मैं घर गिफ्ट के लिए ले जा रहा हूँ। दादी का चेहरा तुरंत उतर गया। तुम इतने कंजूस कैसे हो सकते हो? मैंने तुमसे बर्थ बदलने को कहा, तुमने मना कर दिया, ठीक है, लेकिन अब एक केक भी नहीं दोगे? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि बच्चा भूख से रो रहा है? लड़का भी तुरंत उसका साथ देने लगा और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मुझे भूख लगी है, मैं बहुत भूखा हूँ। उसकी चीखों से मेरा सर दर्द करने लगा। आसपास के लोग भी परेशान होकर शिकायत करने लगे, लेकिन दादी ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। लड़का लगातार चिल्लाता रहा, मुझे मीठा केक चाहिए, मुझे मीठा केक चाहिए, मैं भूख से मर रहा हूँ। वो इतनी जोर से रो रहा था कि उसके खुले मुंह के अंदर लाल गला तक दिख रहा था। मैंने चुपचाप अपने हेडफोन्स पहन लिए और फोन का वॉल्यूम बढ़ा दिया। एक पल में दुनिया काफी ज्यादा शांत लगने लगी। बच्चे की दादी ने मुझे हेडफोन्स लगाए देखकर डांट लगाई, तुम में जरा भी इंसानियत नहीं है। सिर्फ 2 टुकड़े केक के ही तो मांगे थे, बच्चे को दे देते और बाकी गिफ्ट्स के लिए रख लेते। वैसे भी तुमने इतने सारे खरीदे हैं, एक डब्बा कम दे दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं और फोन चलाता रहा। दादी ने देखा कि मुझसे बहस करके कुछ हासिल नहीं होगा, तो वो झुककर बच्चे को समझाने लगी, ठीक है, वो लोग बहुत कंजूस है, तुम भी क्यों जिद कर रहे हो? कितने भोले हो तुम। ट्रेन से उतरने के बाद दादी तुम्हें बिल्कुल वैसे ही केक खरीद कर देगी। मैं जवाब देने ही वाला था कि ऊपर वाली बर्थ से एक औरत की आवाज आई, बच्चे को भूख लगी है ना, मेरे पास कुछ बिस्किट्स है, ये लो बेटा, खा लो। उसने स्कैलियन बिस्किट्स का एक पैकेट नीचे बढ़ा दिया। उसकी आवाज बहुत ही नरम थी, जैसे हल्की सी बाहर की हवा। अब जाकर दादी खुश हुई। देखो, इनको कहते हैं दिल वाले लोग, तुमसे तो थोड़ा सा खाना भी नहीं दिया गया, कितने लालची हो। मैंने ठंडी हंसी हंसी, इस ग्रीन ट्रेन में डाइनिंग कार नहीं है क्या? अगर इतनी भूख लगी है तो जाकर खाना खरीद लो, और अगर आपके बच्चे को मांगना ही इतना पसंद है तो उसे किसी फुटओवर ब्रिज पर बिठा दीजिए, वहां और ज्यादा मिल जाएगा। दादी गुस्से से फटने ही वाली थी कि ऊपर वाली औरत नीचे उतर आई। मुझे याद आया ये पिछले स्टेशन से ही चढ़ी थी। मैं सोच रहा था आखिर ये किस तरह का परिवार है। अब ये बिस्किट वाली लेडी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई गुनहगार हूँ। वो बोली, सर, आप एक छोटे बच्चे से इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? उसने थोड़ा सा स्नैक मांग लिया तो क्या हो गया, मैं दे देती हूँ ना। मैंने आंखें सिकोड़ ली। मुझे लग रहा था कि ये बिस्किट वाली लेडी खुद को बहुत नेक और महान समझ रही है। दादी भी उसके सामने बहुत खुश और गर्व से भरी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर लिखा था, देखा, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। और शायद मन ही मन मेरे बारे में सोच रही थी, ये लड़का इतना छोटा दिल वाला है, पक्का जिंदगी भर कुंवारा रहेगा, इससे कौन शादी करेगा। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे चुप रहने पर बिस्किट वाली लेडी ने बच्चे के सर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं बेटा, आराम से खाओ, अगर और भूख लगे तो मेरे पास और भी है। लेकिन बच्चे ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, ना थैंक यू बोला। उसने पैकेट झपटा और बिस्किट्स मुंह में ठूसने लगा। मुंह तेल और बिस्किट के टुकड़ों से भर गया। बिस्किट वाली लेडी ने भौं सिकोड़ी। शायद उसे बच्चे की बदतमीजी अच्छी नहीं लगी, लेकिन अपनी अच्छी इंसान वाली इमेज बनाए रखने के लिए कुछ नहीं बोली। मैं चुपचाप उस शरारती बच्चे को देख रहा था। ट्रेन में चढ़ने के बाद से उसने कोई ढंग का खाना नहीं खाया था, और 4-5 साल के बच्चों का पेट वैसे ही बहुत नाजुक होता है। अगर उसने इतना बड़ा पैकेट तेल वाले स्कैलियन बिस्किट्स का खा लिया और ऊपर से ठंडा पानी पी लिया तो आज रात उसका पेट खराब होना लगभग तय था। और जिस तरह उसकी दादी उसे सर पर चढ़ा कर रखती थी, अगर सच में उसे दस्त लग गए तो पूरी ट्रेन सर पर उठा लेगी, और तब ये बिस्किट वाली लेडी भी बच नहीं पाएगी। मुझे लग रहा था कि उससे कम से कम 3-4 हजार युआन का मुआवजा मांग लिया जाएगा। अब तो मैं बस यही दुआ कर रहा था कि बिस्किट वाली लेडी अगले किसी स्टेशन पर उतर जाए, लेकिन लगता था किस्मत को इस परिवार को और मुसीबत में डालना था। 3 घंटे बाद दोपहर के आसपास ट्रेन आखिरकार रुक गई।
शुरू में सबको लगा कि ये एक नॉर्मल स्टॉप है, लेकिन फिर लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हुई। भारी बर्फबारी के कारण आगे पहाड़ी रास्ता बंद हो गया है। कई ट्रेन लाइन में फंसी हुई हैं और रास्ता खुलने का इंतजार कर रही हैं। अंदाजा है कि ट्रेन लगभग 6 घंटे बाद रवाना होगी। कृपया धैर्य रखें। ये सुनते ही कोच में शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन शाम ढल गई, फिर रात होने लगी और ट्रेन फिर भी नहीं चली। अब सबको सच में चिंता होने लगी। क्या हो रहा है? ट्रेन अब तक क्यों नहीं चल रही? 6 घंटे तो कब के पूरे हो गए, और कितनी देर रुकना पड़ेगा? कहीं ये कोई धोखा तो नहीं? क्या तुमने नोटिस किया, हीटिंग भी ठीक से काम नहीं कर रही? कहीं फ्यूल तो खत्म नहीं हो रहा? तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी और धीरे धीरे लोग घबराने लगे। तब किसी ने जोर से कहा, और हमने अब तक खाना भी नहीं खाया। क्या तुम लोग जानबूझकर ट्रेन को ट्रैक पर रोककर हमें महंगा खाना खरीदने पर मजबूर कर रहे हो? परेशान सी ट्रेन अटेंडेंट ने जल्दी से समझाया, कृपया घबराइए मत, जैसे ही रास्ता साफ होगा ट्रेन चल पड़ेगी। अगले स्टेशन पर सारी सप्लाईज रिफिल कर दी जाएंगी, और खाने की चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में सभी पैसेंजर्स को फ्री बॉक्स्ड मील्स दिए जाएंगे। लेकिन किसी ने तुरंत सवाल उठाया, फ्री मील्स? तुम्हारे पास इतना खाना है भी? कहते हैं कि खाना वेस्ट ना हो, इसलिए ट्रेन में ज्यादा स्टॉक नहीं रखा जाता। ज्यादा से ज्यादा 70-80% पैसेंजर्स के लिए ही होता है। पक्का कुछ लोगों को खाना नहीं मिलेगा? तब भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाया, तो फिर इंतजार किस बात का? जल्दी डाइनिंग कार की तरफ भागो और जो मिल सकता है ले लो। एक पल में पूरा कोच हिल उठा। लोग अफरा तफरी में डाइनिंग कार की तरफ दौड़ पड़े। हर किसी को डर था कि अगर देर हो गई तो उनके हिस्से में कुछ भी नहीं बचेगा। ये सब देखकर मैंने भी जोर से थूक निकला, लेकिन मैं अकेला सफर कर रहा था और सामने वाली फैमिली पहले ही मेरे खाने पर नजर गाड़ कर बैठी थी। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं अपनी सीट छोड़कर डाइनिंग कार की तरफ गया तो लौटने तक मेरा सारा खाना गायब हो चुका होगा। और वैसे भी डाइनिंग कार में इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि वहां जाकर भी शायद कुछ हाथ न लगता। बच्चे की दादी ने मेरी तरफ तिरछी नजर से देखा और नाक सिकोड़कर बोली, देखो इसे, बस बैठा रहेगा। फिर उसने अपने बेटे और बहू को हाथ से इशारा किया, जल्दी जाओ और खाना लेकर आओ। पूरे आधे घंटे बाद दोनों वापस आए। उनके हाथ में बॉक्स लंचेस, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और इंस्टेंट नूडल्स का पहाड़ लगा हुआ था। लगता था डाइनिंग कार को लूट कर आए हों। अरे मेरे प्यारे पोते, दादी खुश होकर बोली, दादी तुम्हारे लिए मीट वाला बॉक्स लंच लेकर आई है। लेकिन जब बॉक्स खोला गया तो अंदर का खाना पूरी तरह चिपककर एक गीली सी खिचड़ी जैसा बन चुका था, और जो मीट था वो बस कुछ छोटे छोटे काले टुकड़े थे जो देखने में भी बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं लग रहे थे। लड़का तुरंत मुंह बनाकर बोला, मुझे ये नहीं खाना, मुझे इंस्टेंट नूडल्स चाहिए। दादी मजबूरी में गर्म पानी लेने गई, लेकिन तब तक पानी लगभग खत्म हो चुका था और जो बचा था वो भी ठीक से गर्म नहीं था। फिर भी नूडल्स बनाए गए। लड़का बड़े उत्साह से नूडल्स का एक फोर्क बनकर मुंह में डाला और अगले ही पल फू, सब कुछ बाहर थूक दिया। पापा, ये नूडल्स कितने सख्त हैं। उसके पिता का सब्र टूट गया। उसने उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। तू खुद भी तो कुछ खा, हर चीज में नखरे क्यों कर रहा है? बॉक्स लंच नहीं खाता, नूडल्स नहीं खाता, ट्रेन में और कुछ नहीं है, जो है वही खा। लड़का थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उसने और बहस नहीं की। मजबूरी में 2-3 निवाले खाए और फिर अपनी पकड़ी हुई आइस कोल्ड कोला की बोतल उठाकर लगातार पीने लगा। मैं चुपचाप देख रहा था। मन ही मन सोचा, बस आज रात इसका पेट खराब होना पक्का है। और वैसे ही हुआ। रात लगभग 12 बजे लड़के को तेज दस्त शुरू हो गए। वो रोते चिल्लाते बार बार टॉयलेट की तरफ दौड़ने लगा। उसकी आवाजों से कई लोगों की नींद खुल गई। कोई बच्चे को संभालो, रात के बीच में इतना शोर क्यों मचा रखा है? सब लोग सो रहे हैं। अभी अभी मेरी आंख लगी थी और फिर जगा दिया। लेकिन दादी ने माफी मांगने के बजाय उल्टा घमंड से कहा, बच्चा बीमार है, थोड़ा शोर कर दिया तो क्या हो गया? क्या तुम लोगों ने कभी बच्चे पैदा नहीं किए? बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते क्या? या तुम लोगों के कभी बच्चे ही नहीं होंगे? जैसे ही लोगों ने उसकी आवाज पहचानी, सब समझ गए कि बहस करना बेकार है। एक एक करके सब चुप हो गए। सिर्फ 2 घंटों में लड़का 10 से ज्यादा बार टॉयलेट भागा। हर बार दर्द से चीखता और रोता। लगातार दस्त के कारण उसकी हालत खराब होने लगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ ठंड से नीले होने लगे। जब टॉयलेट पेपर खत्म हो गया तो उसकी दादी ने सिंक के ठंडे पानी से उसका पिछला हिस्सा धोया। ठंडे पानी की वजह से उसकी हालत और बिगड़ गई। सुबह तक उसके होंठ फट चुके थे, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे, पूरे शरीर में जान नहीं बची थी। वो बस हल्की हल्की सिसकियां ले रहा था, पूरा वाक्य तक नहीं बोल पा रहा था। अब दादी सच में घबरा गई। वो भागकर कंडक्टर के पास पहुंची और चिल्लाने लगी, मेरा पोता इतने बुरे दस्त से मरने वाला है। तुम लोग इंसान हो या नहीं? तुम्हें इमरजेंसी हैंडल करनी भी आती है? अभी की अभी गाड़ी का इंतजाम करो और मेरे पोते को हॉस्पिटल ले चलो। कंडक्टर ने मजबूरी से समझाया, माँ जी, पहाड़ी रास्ते भारी बर्फ से बंद है, कोई गाड़ी यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकती। लेकिन दादी बिल्कुल ही अलग दुनिया में थी, तो हेलीकॉप्टर बुला लो। कंडक्टर एक पल के लिए सन्न रह गया। ये पहाड़ी इलाका है, विजिबिलिटी बहुत कम है, हेलीकॉप्टर यहाँ क्रैश भी हो सकता है। लेकिन दादी और भी पागलों की तरह चिल्लाने लगी, मेरा पोता मर रहा है, तुम लोग हाथ पर हाथ रखकर देखते रहोगे? क्रैश हो या कुछ भी हो, हेलीकॉप्टर बुलाओ। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। इसी दौरान अचानक लड़के की आंखें उलट गईं और वो बर्थ पर बेहोश होकर गिर पड़ा। दादी चीख मारकर जमीन पर बैठ गई।
फिर उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जैसे आग जल रही थी। वो सीधा मेरी तरफ झपटी और मुझे मारने के लिए हाथ उठाया। सब तुम्हारी गलती है, कंजूस आदमी। अगर तुमने मेरे पोते को वो केक दे दिया होता तो ये सब नहीं होता। अगर मेरा पोता मर गया तो तुम्हें उसकी जान का मुआवजा देना पड़ेगा। खुशकिस्मती से कंडक्टर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। बस बस माँ जी, अभी बहस करने का वक्त नहीं है। मैं तुरंत अनाउंसमेंट करता हूँ और देखता हूँ कि ट्रेन में कोई डॉक्टर है या नहीं। शायद कोई पैसेंजर उसकी मदद कर सके। ये सुनते ही दादी ने अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा। हाँ हाँ, जल्दी डॉक्टर बुलाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये कहकर दादी और कंडक्टर जल्दी जल्दी आगे की तरफ दौड़ पड़े और उसी वक्त मैं भी चुपचाप उठकर ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ निकल पड़ा। मैं तुरंत ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ गया और मदद के लिए अनाउंसमेंट करवाई। जल्दी ही पूरी ट्रेन में अनाउंसमेंट गूंज उठी। ट्रेन में एक 5 साल का बच्चा गंभीर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, दस्त, कोलैप्स और शॉक की स्थिति में है। अगर किसी पैसेंजर में डॉक्टर हो, कृपया तुरंत कोच 4 में पहुंचकर बच्चे को देखें। मैंने दोबारा अनाउंसमेंट रिपीट की। यदि कोई पैसेंजर डॉक्टर है, कृपया तुरंत कोच 4 में आकर बच्चे की जांच करे। अनाउंसमेंट के बाद मैं आयल में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। हर तरफ सन्नाटा था। इस वक्त कुछ लोग अब भी सो रहे थे और जो जाग रहे थे उनमें से ज्यादातर को लगा कि ये उनका मामला नहीं है। लग रहा था डॉक्टर मिलना मुश्किल होगा। लेकिन कुछ देर बाद दूर से हल्की हल्की कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत मुड़कर देखने लगा। बच्चे का पिता पूरी तरह अपने बेटे पर ध्यान दे रहा था। उस मौके का फायदा उठाकर मैं कनेक्टिंग कैरेज की तरफ चला गया और वैसे ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। एक जवान महिला चश्मा पहने हुए तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ नजर आ रही थी। जब वो मेरे पास से गुजरी तो मैंने धीरे से कहा, ये फैमिली थोड़ी मुश्किल है, संभल कर रहना। मैंने सिर्फ नेक नियत से चेतावनी दी थी, लेकिन मेरी बात सुनते ही डॉक्टर ने चश्मा ठीक किया और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर बोली, मैं डॉक्टर हूँ, जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता आपका इन लोगों के साथ क्या झगड़ा है, लेकिन बच्चा बेकसूर है। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे ही विलन समझ लिया हो। मैं चुप हो गया। डॉक्टर बच्चे के पास पहुंची और घुटनों के बल बैठकर उसका मुआयना करने लगी। जांच के बाद उसने कहा कि बच्चे को शायद कुछ ज्यादा तेल वाली चीज या ठंडा ड्रिंक पीने से अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया है। उसने सलाह दी, अब इसे कुछ भी खाने पीने को मत दीजिए, सिर्फ हल्का गर्म पानी और ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दीजिए और स्टेशन पहुंचते ही इसे हॉस्पिटल ले जाइए। तभी किसी ने पूछा, डॉक्टर, कल सुबह इसने स्कैलियन बिस्किट्स का पूरा पैकेट खाया था, क्या उसकी वजह से हुआ हो सकता है? ये सुनते ही बिस्किट वाली दीदी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो गुस्से में थी, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सबको पता था कि बच्चे की दादी किसी को भी दोषी ठहराकर पैसे निकलवाने की कोशिश कर सकती है। अगर डॉक्टर ने सीधा कह दिया कि बिस्किट्स की वजह से हुआ है, तो बेचारी बिस्किट वाली दीदी इस ट्रेन से जिंदा बचकर नहीं उतरती। लेकिन डॉक्टर ने सर हिला दिया। नहीं, सिर्फ इस बात से पक्का नहीं कहा जा सकता। ये सुनते ही दादी का चेहरा उतर गया। उसे लगा था कि अब किसी को दोष देने का मौका मिल जाएगा, लेकिन जब डॉक्टर ने उसकी बात सपोर्ट नहीं की तो वो तुरंत भड़क उठी। और जब डॉक्टर ने बच्चे को कुछ खाने से मना किया, तब तो वो बिल्कुल फट पड़ी। ये डॉक्टर ही नकली लगती है, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। बाहर निकलो, मेरे पोते को तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने डॉक्टर को धक्का देकर लगभग बाहर कर दिया। डॉक्टर एक पल के लिए सन्न रह गई। वो बिना पैसा लिए सिर्फ मदद करने आई थी और बदले में उसे गालियां मिली। उसके पास बहस करने का भी कोई मतलब नहीं था। जाते जाते उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। मैंने तो पहले ही उसे चेतावनी दी थी। उसने ही मेरी बात को गलत समझा था। अब जो हुआ उसने खुद देख लिया। ये सब देखकर मुझे भी डर लगने लगा कि कहीं मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। मैंने मौका देखते ही चुपचाप अपना सामान समेटा और सीधा डाइनिंग कार की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर देखा कि डाइनिंग कार लगभग खाली थी। बस कुछ भूखे स्टाफ मेंबर्स बैठे फोन चला रहे थे। मैं मुस्कुराया, फिर अपने स्नैक्स निकाले और उनके साथ शेयर कर दिए। थोड़ा दोस्ती बना लेना बुरा नहीं होता। एक स्टाफ मेंबर हंसकर बोला, अरे आप कितने शरीफ आदमी हैं। वैसे स्नैक्स लाए या नहीं लाए, हम आपको यहाँ बैठने देते ही। मैं बस मुस्कुरा दिया। ट्रेन स्टाफ पर मुझे भरोसा था। वो लोग नियम समझते थे, जिम्मेदार थे और बात को समझ सकते थे। लेकिन बाहर कोच में सब अनजान लोग थे और अनजान लोगों के साथ झगड़े कभी भी बढ़ सकते थे, खासकर जब मैंने पहले ही उस परेशान करने वाली फैमिली को नाराज कर दिया था। इसलिए डाइनिंग कार में रहना ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। सबने अपने लिए गर्म पानी बनाया। हम स्नैक्स खाते हुए बातें करने लगे। बातों बातों में मैंने पूरी कहानी सुना दी। मेरी बात सुनते ही पास बैठी एक स्टाफ लेडी अचानक बोली, एक मिनट, क्या तुम उस फैमिली की बात कर रही हो जिसमें एक बुढ़िया, उसका बेटा बहू और एक छोटा पोता है? मोटा सा, बहुत चालाक दिखता है और हद से ज्यादा लालची। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ वही लोग। लेडी ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। बस वही लोग। कल हमने उन्हें कितनी बार मना किया था कि स्टाफ का सामान मत छू मत छू, लेकिन उस बच्चे का बाप सीधा अंदर घुसाया और हमारा स्टाफ मील कैबिनेट खोल दिया। जो खाना स्टाफ के लिए रखा था वो सब उठा ले गया। हमारे लिए एक भी मील नहीं छोड़ा। मेरे पास बैठा एक और स्टाफ मेंबर भी तुरंत बोल पड़ा, बिल्कुल सही कह रही है, वो बच्चा तो बस ड्रिंक्स चुराना ही जानता है। एक स्टाफ मेंबर गुस्से में बोला, कल तो उसका पैर लगभग ट्रॉली के नीचे आ ही गया था
और ऊपर से पैसे देने के बजाय उनकी दादी हम पर ही चिल्लाने लगी कि हमने सामान ठीक से अरेंज नहीं किया और उसके पोते को चोट लग गई, कॉम्पनसेशन मांग रही थी। बिल्कुल